चलिए, मैंने कहा था कॉस्ट बुक कीपिंग का 3 प्रकार का प्रॉब्लम आपके सामने होगा। एक, आपको जर्नल करना पड़ेगा जो हम लास्ट क्लास में किए हैं। दूसरा, आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP कंट्रोल, वो भी हम लोगों ने किया है। और एक पार्ट आता है रिकॉन्सिलिएशन। तो अगर आप मेमोरी के ऊपर प्रेशर देते हैं, कॉस्ट बुक कीपिंग में कॉस्ट बुक कीपिंग 2 तरीके से मेंटेन किया जाता है। बुक्स को 2 तरीके से मेंटेन किया जाता है। इंटीग्रेटेड पहले फर्स्ट क्लास में किए थे। सिस्टम मतलब जहां पर सिंगल book is maintained for costing, cost accounting and financial accounting. और नॉन इंटीग्रेटेड डुअल मतलब 2 बुक्स आर मेंटेन्ड one for कॉस्ट अकाउंटिंग, जो अभी तक हम लोगों ने किया है, कॉस्टिंग पीएल बनाना, जहां से हम लोग करते हैं कॉस्टिंग पीएल, क्या देता है कॉस्टिंग प्रॉफिट। दूसरा होता है another for फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हम लोग बचपन से करते आया है, दैट इज फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना, कैश मतलब जो किया है सेमेस्टर 1 में, वहां पे हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, चल वही लिखते हैं, अच्छा रहेगा। फिनेंशियल पीएल अकाउंट, जहां से आता है फिनेंशियल प्रॉफिट और लॉस। यहां पर एक बुक है तो नेचुरली एक ही अकाउंटिंग, एक ही प्रॉफिट होगा, 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक कॉस्टिंग, दूसरा फाइनेंशियल। नेचुरल मैटर है, दोनों का अगर सेम ही फिगर आता तो 2 अकाउंट क्यों मेंटेन करेंगे? मतलब दोनों का रिकॉर्डिंग का स्टाइल अलग है, तो नेचुरली हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल पीएल का प्रॉफिट कभी भी मैच नहीं करेगा। तो मैच नहीं करेगा तो 2 सिचुएशन हम लोगों के सामने आता है, क्यों मैच नहीं करता है, और ये प्रॉफिट अगर डिसिमिलर है उसको रिकॉन्साइल कैसे किया जाता है। जैसे ही मिसमैच है तभी तो एक रिकॉन्सिलिएशन का बात आता है। कैश बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों अगर टैली करता तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होता। दोनों टैली नहीं करता है, इसलिए ही रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हम लोग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोग आज के क्लास में क्यों ये डिसएग्रीमेंट है, दोनों प्रॉफिट के भीतर ये डिसएग्रीमेंट का कारण क्यों है, किस कारण के लिए दोनों डिसएग्रीमेंट है।
आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा, मैंने इंटीग्रेटेड सिस्टम आप लोगों को नहीं सिखाया बिकॉज आपका सिलेबस में नहीं था। मैंने आप लोगों को नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम सिखाया जो आपके सिलेबस में है। तो हम लोग देखेंगे क्यों ये डिसएग्रीमेंट का कारण क्या है। Why disagreement between two sets of profit? ये दो सेट ऑफ प्रॉफिट मतलब कॉस्टिंग और फाइनेंशियल क्यों रीजन है। वन, कुछ मैटर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ड्यू टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक and as well as naturally opening stock. Last year का closing stock is self opening stock of finished goods and WIP, work in progress. फाइनेंशियल में फिनिश गुड्स वैल्यूएशन का रूल क्या है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लेकिन ऐसा कोई रूल कॉस्टिंग में हम लोगों ने नहीं किया। कॉस्टिंग में हम लोगों ने किया जितना कॉस्ट इनकर किया ऑन दैट बेसिस। तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन अंतर हो सकता है, मतलब कॉस्टिंग में 20,000 दिखा रहा है, फाइनेंस में 30,000 दिखा रहा है। और आप जानते हैं फाइनेंस में अगर 30,000 दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो लिखा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। नेचुरल सी बात है, जहां पर क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है वहां पर प्रॉफिट कम होगा। सिमिलरली उल्टा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, कम लिखा है, जहां पर कम लिखा है वहां पर प्रॉफिट कम होगा बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज अ क्रेडिट साइड आइटम। दूसरा, ओपनिंग स्टॉक, जहां पर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है मतलब वहां पर डेबिट ज्यादा दिखाया है, खर्चा ज्यादा दिखाया है, प्रॉफिट कम आया। जहां पर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है तो वहां पर खर्चा कम दिखाया है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो ये मिसमैच हो सकता है, इसके लिए एक प्रॉफिट डिफरेंस हो सकता है। दो, मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स। मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड, मान आप लोग जानते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चा अगर इनकर्ड है तभी डेबिट हो जाता है, उसके साथ कितना एलोकेट किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कॉस्टिंग में हम लोगों ने एक टर्म सीखा एलोकेट करना, मतलब खर्चा जितना होता है वही नेसेसरी नहीं है आपका प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट में उतना ही जाएगा जितना आपने एलोकेट किया है। आई रिपीट, फाइनेंस में खर्चा आता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड, कॉस्टिंग में खर्चा आता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड एंड एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन। दैट्स व्हाई अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, कॉस्टिंग में मेथड है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी, एब्जॉर्प्शन। whereas फाइनेंस में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चा कैसे चार्ज होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड। तो ये जगह में डिफरेंस आ सकता है। 3, नोशनल आइटम्स। आप जानते हैं फाइनेंस में नोशनल आइटम बोल के कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप खर्चा किए हैं रियल टर्म में तो ही आपको खर्चा पीएल में डेबिट होगा। मतलब फाइनेंस पीएल में एक एग्जांपल देते हैं, आप आपका फैक्ट्री का काम खुद के घर में करते हैं rather than taking a रेंट, खुद के घर में करते हैं तो आप क्या करते हैं? रेंट कोई चार्ज नहीं करते, डिप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं करते। तो जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, रेंट चार्ज नहीं होता है, तो फाइनेंस में उसको नहीं दिखाना पड़ता है। लेकिन कॉस्टिंग में आप चाहे तो दिखा सकते हैं एज इफ नोशनल कॉस्ट बोल के। रियल में खर्चा नहीं हो रहा है लेकिन कॉस्टिंग में नोशनल कॉस्ट आ सकता है। फाइनेंस में
शेयर अकाउंटिंग में अगर खर्चा एक्चुअल में किया ही नहीं तो नहीं आ सकता, लेकिन कॉस्टिंग में ऑप्शन है, यहाँ आ सकता है। दैट इज फॉर नोशनल आइटम्स, नोशनल कॉस्ट। एग्जांपल, रेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, जिसके लिए पेमेंट नहीं हो सकता, फिनांस में उसको दिखाते ही नहीं है। रेंट अगर पेड करते हैं तो दिखाते हैं, अगर पेड नहीं करते हैं तो नहीं दिखाते, लेकिन कॉस्टिंग में चाहे आ सकता है, नोशनल आइटम का जगह है। एग्जांपल, रेंट ऑफ ओनर, ओन हाउस, तो ये तो एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा, खुद का घर पे किसको किराया देगा, तो ये नोशनल रेंट हो गया। 4, फिनेंशियल आइटम जो कॉस्टिंग में कभी नहीं आ सकता है। ए, डेबिट आइटम्स, डेबिट आइटम्स जो फिनेंशियल में आता है, ऐसा क्या है, बहुत सारे हैं। इनकम टैक्स, डोनेशंस, फाइन्स, लॉसेस, रिटर्न ऑफ, बहुत सारा हो सकता है। क्रेडिट आइटम जो फिनांस में आता है, कॉस्टिंग में नहीं आता है। डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, सिमिलरली यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, सो बहुत सारे हो सकता है। ओके, सो ये 4 कारण के लिए मेजरली ये दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है क्यों दो प्रॉफिट का डिफरेंस है, तो हम लोग 4 पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। सर, वैल्यूएशन हो सकता है ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP, सर हो सकता है मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ओवरहेड, आप एक प्रकार फिनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करता है ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकवरी, चार्ज, ये टर्म सीखे थे ना। नोशनल आइटम, फिनांस में कोई नोशनल आइटम का कॉन्सेप्ट नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसका जगह है। फिनेंशियल आइटम जो सिर्फ ईयर में जाता है, कॉस्टिंग में नहीं आता है, ऐसा डेबिट आइटम है, इनकम टैक्स, डोनेशन, फाइन, लॉसेस, रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ऐसा क्रेडिट आइटम है, डिविडेंड रिसीप्ट, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा। क्लियर? तो आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम लोग छोटा छोटा कुछ प्रॉब्लम करेंगे। डन? तो चलिए कॉपी करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। एकदम इजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आप लोगों का। कॉपी कर लिया बेटा? चलिए जी, चलिए हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम आपके पास गया है, देखिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज अ नेट लॉस 3,47,000 एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। हो ही सकता है for the year ended 31st March 2020. The financial accounts, however, disclose a net loss of 5,10,000 for the same period. ठीक है? The following information reveal
एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी। तो ठीक है, चलिए करते हैं। अच्छी तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम 1, reconciliation statement for converting costing profit into loss financial profit। मेंटली हम लोग इसको मानेंगे डेबिट साइड, मेंटली हम इसको मानेंगे क्रेडिट साइड। चलिए कुछ देर के लिए लिख देते हैं क्रेडिट साइड। स्टार्टिंग पॉइंट किसको बोला है? कॉस्टिंग को करते हैं। प्रॉफिट होता तो बाई साइड में लिखते थे, लॉस होता है तो डेबिट साइड में आते हैं। 2, नेट लॉस as per cost accounting বা costing PL as per costing profit and loss account PL account। प्रॉफिट होता तो बाई साइड में लिखते हैं, कितना 3,47,000। add item less item, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मान के चलेंगे आपका कॉस्टिंग रिकॉर्ड, उसको कन्वर्ट करके आपको फाइनेंशियल में जाना है। तो देखते हैं क्या किया गया है, एक बार देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड कितना 40,000। तो चलिए फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला है देखते हैं एक बार। तो हम लोग रिकॉन्सिलिएशन करने वाले हैं। एक बार धीरे धीरे एक एक आइटम को पकड़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग किया है कॉस्टिंग, मुझे कहाँ पर कन्वर्ट करना है? फाइनेंस में। अगर फाइनेंस में कन्वर्ट करना है, फाइनेंशियल पीएल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? कॉस्टिंग का जो पीएल उसको चेंज करके एज इफ वो फाइनेंशियल पीएल है उसी के तरह बनाऊंगा। ओके, तो अच्छा एक चीज उल्टा हो गया, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर लेस, ये मेंटली है। अल्टीमेटली यहाँ पर फिगर ऐड होगा, यहाँ पर लेस होगा, और हम लोग जब करेंगे तब देखेंगे। चलिए फर्स्ट आइटम दिमाग में रखेंगे 2 बोल के ही। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब 40,000। तो कॉस्टिंग में क्या किया था? कॉस्टिंग में 40,000 कम रखा था, लेकिन फिनांस में खर्चा 40,000 ज्यादा दिखाना है। मैंने आपको क्या बताया है? ये आपने कॉस्टिंग लिया है, मतलब आपके पास कॉस्टिंग का पीएल है, आप कॉस्टिंग का पीएल कन्वर्ट करके फाइनेंशियल पीएल में लेके जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल पीएल में जाने के लिए जो जो घटना फाइनेंस का पीएल में हुआ है उसी तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस्टिंग में 40,000 कम खर्चा दिखाया है, लेकिन फाइनेंस में तो 40,000 ज्यादा दिखाया है। तो फाइनेंस में ज्यादा दिखाया है तो खर्चा ज्यादा दिखाना मतलब डेबिट साइड में आएगा। तो 2, अच्छा इसको
लेस बोल के टू बोल के हटा, लोगों को प्रॉब्लम होगा। टू क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्टिंग में अंडर ऑब्जर्व हुआ था। अंडर ऑब्जर्व मतलब कॉस्टिंग में कम खर्चा दिखाया है, फिनांस में ज्यादा खर्चा दिखाया है। और आपका ये फिनांस कॉस्टिंग से फिनांस में जाना है तो कॉस्टिंग में खर्चा कम दिखाया है तो खर्चा और दिखाओ फैक्ट्री ओवरहेड। और खर्चा कहां पर आता है, डेबिट साइड में। सर खर्चा अगर ज्यादा दिखा दिया कॉस्टिंग में तो रिड्यूस करो, बाई साइड में डालो। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड, अंडर अब्सॉर्ब्ड 40,000। टू को खर्चा साइड, बाई क्या, जैसे क्रेडिट होता है वैसे सोचो, पीएल जैसा होता है तो पीएल की तरह सोचो। टू देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर अब्सॉर्ब्ड, कॉस्टिंग में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज्यादा खर्चा दिखा दिया, फाइनेंस में कम है। कॉस्टिंग में ज्यादा खर्चा दिखा दिया, इसका मतलब है कॉस्टिंग में डेबिट ज्यादा कर दिया जब कॉस्टिंग पीएल बनाया था। फाइनेंस में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। खर्चा डेबिट कर दिया मतलब ज्यादा किया, मतलब डेबिट ज्यादा किया। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे कॉस्टिंग से फाइनेंस में जाना है तो रिड्यूस करना है बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओवरहेड कॉस्टिंग में तो ज्यादा किया था डेबिट, तो रिड्यूस करो। रिड्यूस कैसे रिड्यूस करेंगे, लेस कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर अब्सॉर्ब्ड। अब एड लेस हो, हटाइए दिमाग से, सिर्फ टू एंड बाई की तरह सोचिए। आपने कॉस्टिंग में ज्यादा खर्चा दिखा दिया डेबिट साइड में, इसको रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कितना, 60। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, 3,25,000। कॉस्टिंग में कितना चार्ज किया है, 2,75,000। तो ये सोचो क्या करेंगे, कॉस्टिंग में जो फाइनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसको इग्नोर करो, बाय डेप्रिसिएशन। कॉस्टिंग में डेबिट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो उसको पहले इग्नोर करने के लिए क्या करूंगा, कैंसिल कर दो। डेबिट किया था, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में डाल रहा हूं। डेप्रिसिएशन एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड कितना, 2,75,000। लेकिन फिनांस में भी तो डेप्रिसिएशन है, तो अब फिनांस का मैंने डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया। प्रोबेबली कॉस्टिंग में 2,75,000 ही डेबिट हुआ था तो मैंने कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब फिनांस में जो डेप्रिसिएशन है तो फिनेंशियल पीएल में कहाँ जाता है, डेबिट साइड में। तो चलो डेबिट साइड में रखो, डेप्रिसिएशन एज पर फिनेंशियल टू डेप्रिसिएशन एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। $3,25,000। Interest on investment not included in the cost account। कॉस्टिंग में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, लेकिन फिनांस में तो आता है, कॉस्टिंग में नहीं आता है। और मेरे पास जो था एक प्रॉफिट लिखा है, मतलब मैंने कॉस्टिंग पीएल करके ही ये प्रॉफिट लिखा है। तो कॉस्टिंग में तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, फिनांस में आता है। तो डालो, मैं तो कॉस्टिंग पीएल को कन्वर्ट कर रहा हूँ फिनांस में, तो बाई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कॉस्टिंग में तो नहीं था, फिनांस में डालना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग का कन्वर्ट करके अगर फिनांस में डालना है तो कॉस्टिंग का पीएल में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट बोल के दिखाना पड़ेगा मुझको। कितना, 96,000। कॉस्टिंग में इनकम टैक्स लिखते हो नहीं, लेकिन फिनांस में तो लिखते हो। कॉस्टिंग में डेबिट साइड में नहीं था, लेकिन फिनांस का डेबिट साइड में इनकम टैक्स होता है। तो अगर इनकम टैक्स होता है तो आप भी डालेंगे 2, बिकॉज कॉस्टिंग को कन्वर्ट करके फिनांस में डाल रहे हो। तो 2 इनकम टैक्स
टू इनकम टैक्स 54, कॉस्टिंग में नहीं लाते हैं, फिनांस में डालते हैं, और आप कॉस्टिंग को प्रॉफिट कन्वर्ट करके अगर फाइनेंस में लाते हैं तो नेचुरली इनकम टैक्स को आप खर्चा बोल के दिखाइए 54। इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, अच्छा 2 इंटरेस्ट, ये भी खर्चा था, कॉस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो फिनांस में दिखाइए, फिनांस में तो दिखाते हैं ही, तो दिखाइए कॉस्टिंग पीएल को कन्वर्ट करके फिनांस में जा रहे हैं तो डेबिट में दिखाइए इंटरेस्ट ऑन फिनांस, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 2,45,000, 2,45,000 है, हाँ। ट्रांसफर फीस ये इनकम है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल पीएल में क्रेडिट है, देखो लिख दिया है, तो अगर ये इनकम है फाइनेंशियल पीएल में क्रेडिट में आया होगा लेकिन आपका कॉस्टिंग में नहीं आया है, तो अगर कॉस्टिंग में लाना पड़ता है कन्वर्ट करने के लिए, कहां पर आएगा, बाई साइड में ही आएगा, बाई ट्रांसफर फीस। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कोई इनकम ट्रांसफर फीस चार्ज करता है तो उसके लिए कितना 24,000 इनकम है। स्टोर्स एडजस्टमेंट, हो सकता है स्टोर्स एडजस्टमेंट मतलब सरप्लस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, यहाँ पर सरप्लस ऑफ स्टॉक हुआ, आपको कैसे पता चला, देखो क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक 14,000, फाइनेंशियल में 14,000 क्रेडिट हुआ है, कॉस्टिंग में नहीं हुआ है। अगर कॉस्टिंग में नहीं हुआ है, फिनांस में नहीं हुआ है, और आप कॉस्टिंग से कन्वर्ट करके फिनांस में जा रहे हैं, फिनांस में क्रेडिट हुआ है, कॉस्टिंग में कुछ नहीं है हुआ है, तो कॉस्टिंग को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, बाई स्टॉक एडजस्टमेंट 14,000, डिविडेंड रिसीव्ड बाई डिविडेंड इनकम, कॉस्टिंग में डिविडेंड इनकम नहीं आता है, फाइनेंस में आता है, और आप कॉस्टिंग को कन्वर्ट करके फाइनेंस में जा रहे हैं, तो जो जो काम फाइनेंस में होता है कॉस्टिंग में नहीं हुआ है वो सब आपको करना पड़ेगा। तो चलिए डिविडेंड इनकम आ गया कितना 32,000। तो और कुछ आइटम नहीं है, बाई नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग फाइनेंशियल पीएल। बेटा आप जानते ही प्रॉफिट होता तो इस साइड में लिखते हैं, बैलेंस अगर इस साइड में है तो नेचुरली लॉस है, लेकिन क्या किसका अनुसार लॉस, फाइनेंशियल पीएल अनुसार, बिकॉज आपका स्टार्टिंग पॉइंट था कॉस्टिंग, आप कन्वर्ट कर रहा है फाइनेंशियल। चलिए कितना होता है देखते हैं, 3,47,000 प्लस 40,000 प्लस 3,25,000 प्लस 54,000 प्लस 2,45,000, 10,11,000 minus 60 minus 2,75,000 minus 96,000 minus 24,000 minus 14,000 minus 32,000, 5,10,000। देखिए ऊपर में भी बोल दिया था नेट लॉस एज सेम पीरियड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट 5,10,000। तो कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट था और फाइनेंशियल प्रॉफिट मिसमैच था, क्यों मिसमैच था उसने आइडेंटिफाई करके बोल दिया है। आपका काम क्या है, उसको रिकॉन्साइल करना जो आपने किया है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप क्या करेंगे बाद में आपको बताऊंगा, मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिखूंगा, टू नहीं लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा डिडक्टेबल आइटम्स, यहाँ पर लिखूंगा एडिंग आइटम्स।
तो टू और बाई नहीं देने से भी आपका चलेगा, लेकिन दिमाग में याद रखना पड़ेगा ये मेरा टू साइड है, ये मेरा बाई साइड है। डन। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। Problem 2. Reconciliation statement for converting costing profit or loss into accounting profit or loss। प्रॉफिट और लॉस कौन सा? फाइनेंशियल। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा बिना टू बाई, मेंटली हम लोग रखेंगे टू बाई डेबिट क्रेडिट, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग डेबिट क्रेडिट इग्नोर करेंगे, दिमाग में रखेंगे। अच्छा, यहां पर भी नेट लॉस से शुरू है। टू नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। टू नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे लेस आइटम्स टू बी डिडक्टेड। बाय नहीं लिखेंगे, एड आइटम्स टू बी एडेड, लेकिन मेंटली रखेंगे ये टू साइड है सर, ये बाई साइड है। ओके सर, ये क्यों आपने भी ऐसा किया? रीजन एक ही है, बिकॉज स्टेटमेंट बोला है ना, तो टू बाई में फॉर्मेट ज्यादा से ये ज्यादा चलता है। जो किया है सिस्टम वही करेंगे, लेकिन लिखेंगे ये दिमाग लगाएंगे सब टू एंड बाई बोल के, बिकॉज मैंने देखा है इसमें समझने में स्टूडेंट को इजी लगता है। सेम फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड 5000। सर फैक्ट्री ओवरहेड अगर अंडर अब्सॉर्ब है मतलब सेम मुझे कॉस्टिंग प्रॉफिट से फिनांस प्रॉफिट में लेके जाना है। कॉस्टिंग में खर्चा कम दिखाया है, फिनांस में खर्चा ज्यादा दिखाया है। कॉस्टिंग में खर्चा कम दिखाया है, फिनांस में ज्यादा दिखाया है, तो क्या करना है? कॉस्टिंग को मैं फिनांस में लेके जा रहा हूँ, कॉस्टिंग में कम खर्चा दिखाया है तो और क्या करेंगे सर? और भी खर्चा दिखाइए तभी तो फिनांस के साथ इक्विवेलेंट होगा। तो और भी खर्चा करना का मतलब है टू साइड में लिखेंगे। तो मैं तो टू बोल के नहीं, टू नहीं लिखूंगा, इसके अंडर में लिखते जाऊंगा, मतलब आइटम टू ही है। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड। खर्चा कम दिखाया है तो खर्चा दिखाओ। अरे खर्चा दिखाने के मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट डिक्रीज होगा, तो इसलिए तो लेस। कितना? 5000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवरचार्ज्ड, मतलब कॉस्टिंग ने ज्यादा खर्चा दिखा दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया,
ज्यादा डेबिट कर दिया तो रिड्यूस करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, लेकिन बाई बोल के नहीं लिखेंगे। ये 1 नंबर था, यहाँ का 1 नंबर दिमाग में रखेंगे बाई हो रहा है, लेकिन लिखेंगे नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब्ड। हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को एनालिस्ट से भी डेबिट क्रेडिट ज्यादा समझ में आता है, टू बाई ज्यादा समझ में आता है, इसलिए इजी करने के लिए टू और बाई को हथियार बनाया। लिखेंगे नहीं, सिर्फ दिमाग में रखेंगे, ये टू साइड, ये बाई साइड, मतलब ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। जो एक्सपेंसेस कॉस्टिंग में ज्यादा डेबिट कर दिए उसको कैंसिल करने के लिए बाई साइड में जाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्रेडिट साइड में लिखा कितना, 3000। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 70,000, कॉस्टिंग में कितना है 80। तो मैं क्या करूंगा, कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है तो वही 80,000 को पहले कैंसिल करूंगा। डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे 2। डेप्रिसिएशन as per costing record, $80। लेकिन डिप्रिसिएशन तो आपको देना पड़ेगा ही, कॉस्ट फाइनेंशियल पीएल बना रहे हो तो फाइनेंस का डिप्रिसिएशन ही देना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन फाइनेंस में कहाँ आता है, डेबिट साइड में, तो यहाँ पर भी डेबिट साइड में करेंगे। डिप्रिसिएशन एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट। नेचुरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता है, फाइनेंस में आता है। तो कॉस्ट में आप डालिए, कहां पर डालेंगे, क्रेडिट साइड में। मतलब देखिए अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ाता है, इसलिए ऐड हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000। इनकम टैक्स कॉस्टिंग में नहीं है, फाइनेंस में डालना पड़ेगा, तो यहां पर भी आना पड़ेगा। इनकम टैक्स अगर कॉस्टिंग से फाइनेंस में आना है तो कॉस्टिंग में डालना पड़ेगा, नहीं तो सिमिलर कैसे होगा, 65। यहाँ पर भी देखिए ट्रांसफर फीस है, मतलब इनकम फाइनेंस में, कॉस्टिंग में नहीं है तो डालना पड़ेगा। ट्रांसफर फीस $2,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट रिटर्न ऑफ है, क्या करेंगे, अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है तो कॉस्टिंग में तो नहीं आया है, डेबिट साइड में तो डालना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस written off 3,000। Overvaluation of closing stock of finished goods, overvaluation of closing stock of finished goods कितना, 7,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है, कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है। तो कॉस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यू करना मतलब कॉस्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक आया था वो ज्यादा लिखा है, फाइनेंस में कम लिखा है। कहाँ बोला है, ओवर वैल्यूएशन हुआ है, मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर वैल्यूएशन हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्रेडिट किया है। क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट साइड ज्यादा ही हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्रेडिट आइटम वो ज्यादा फिगर लिखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग में क्रेडिट साइड ज्यादा दे दिया, फाइनेंस में कम है, तो कॉस्टिंग का जो क्रेडिट साइड में ज्यादा दिया उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 7,000। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना, 7,000।
बस, और कोई आइटम नहीं है। अच्छा, नेट लॉस ऑफ कॉस्टिंग पीरियड वो फिगर नहीं लिखा था 2,13,000। तो चलिए ये फिगर ऐड करो। 2,13,000 प्लस 15,000 ना 5,000 सॉरी 5,000 70,000 प्लस 65,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000 3,63,000। net loss as per financial profit and loss account, that is a balancing figure. $3,63,000 minus 1,05,000 2,58,000। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया था आपका नेट लॉस एज पर पीएल 2,58,000 है, तो आपको मिसमैच था 2,13,000 और 2,50,000, आपको मैच करके करना पड़ा। ये पीएल में डेबिट में लॉस था बोल के यहाँ पर, या अगर प्रॉफिट रहा था तो इस साइड में देते हैं। एड लेस जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा, बिकॉज टू मतलब तो लेस है और बाई मतलब ऐड है। देखिए हाँ समझाने के लिए मैंने टू लिखा था, डेबिट लिखा था, क्रेडिट लिखा था, हटाए। तो देखिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो गया। आप दिमाग में रखिएगा टू एंड बाई, पेंसिल से लिख लीजिएगा टू एंड बाई, सो दैट आपका गलती नहीं होगा। डन, देख लीजिए।